इजी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिया है, उन टॉपिक पे बेस्ड ये आपका 1 to 5 प्राइमरी लेवल का जो क्वेश्चन होता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आज हम लोग सीटेट 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। फर्स्ट ऑप्शन है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। सबसे पहले तो आप इतना देखिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में के लिए बहुत उपयोगी हो, ये हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन देखिए। दूसरा, में स्पष्ट अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता, ऐसा भी नहीं है। यदि दुकानदार अशुद्धता करेगा तो उसका घाटा होगा। कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, ये करेक्ट है। चौथा, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं, एकदम गलत। ठीक है। 32 देखिए, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। विषम समूह का मतलब होता है कि कुछ एवरेज बच्चे, कुछ कम इंटेलेक्ट वाले बच्चे और कुछ हायर इंटेलेक्ट वाले बच्चे, है ना। तो उनको कैसे संभालना चाहिए, क्वेश्चन आपका ये है। देखिए पहला ऑप्शन, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वह एक दूसरे से सीख सके। दूसरा ऑप्शन देखिए आपका सही हो जाता है, हमेशा जितने भी क्षमताओं वाले बच्चों को उनको एक साथ रखना चाहिए, ताकि वो अपने हायर से अपने जूनियर अपने हायर से कुछ सीख सके, है ना। तो आपका ये दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, एकदम गलत है। देखिए ऐसा नहीं है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, ये आपका सही है ना। वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को पढ़ाया इसलिए नहीं जाता है कि उनको परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाए, है ना। चौथा आपका, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, बिल्कुल नहीं। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। हर कक्षा में वो कैसी दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, है ना, कैसे उनमें कौशल विकसित हो जा रहा है, इसलिए सीखने के प्रतिफल विकसित किए जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है ना। देखिए, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल, गलत। पहले देखिए, बच्चों का अन्वेषण में लगाना, बिल्कुल गलत। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल हो, ये भी गलत। ये देखिए पहला आपका सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, मतलब बच्चे कविता पढ़ रहे हैं और उस कविता में क्या आ रहा है, गिनती आ रहा है ना, गा रहे हैं। तो इसीलिए ये आपका गतिविधि हो गया, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, एक एक संगतता। कह रहा है कि कौन सा आवश्यक नहीं है ना, रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए आपका ये संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ाना, ये आपका आवश्यक नहीं। बाकी क्रमबद्धता भी आवश्यक है, समूह भी बनाया जाना चाहिए, एक एक संगतता भी होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। मतलब किसी टीचर ने बच्चों से पूछा कि क्षेत्रफल क्या है, तो बच्चे ने क्या बताया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप खुद बताइए, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल किसका होता है, आयत का होता है ना। तो बच्चे की बुद्धि में क्या है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत कैसे होता है, एक बंद डिब्बा, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। देखिए आपका पहला ही सही हो जा रहा है ना। हालांकि आगे के देख लेते हैं ऑप्शन। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। किसका क्षेत्रफल, ये तो आयत का क्षेत्रफल है ना। और टीचर ने क्या प्रश्न किया है कि क्षेत्रफल क्या है, उसको परिभाषित कीजिए। थर्ड ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरा आपका थर्ड ऑप्शन, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है, ये भी गलत है ना। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं, ये भी गलत है ना। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर लड़कियां गणित गणित में कमजोर होती हैं, एकदम गलत है ना। हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, बिल्कुल गलत। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ये भी गलत है ना। गणित हर कोई सीख सकता है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। देखिए, एक शिक्षक ने क्या किया, सभी बच्चों को एक-एक शीट दी और उसमें समकोण त्रिभुज 4-4, हर शीट में 4 प्रकार के समकोण त्रिभुज बनाए गए हैं। तो उसमें त्रिभुजों की भुजाओं के बीच में संबंध बच्चों को खोजने के लिए कहा गया। तो बच्चा क्या खोजेगा? पाइथागोरस प्रमेय के को वो खोजेगा कि कर्ण को देखेगा, कर्ण का स्क्वायर करेगा। यदि बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आ जा रहा है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा, है ना। तो कह रहा, उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? आगमन विधि। इसमें देखिए आगमन विधि होगा। क्यों? आगमन विधि में क्या होता है कि पहले से ही उत्तर बता दिया जाता है और उससे प्रश्न निकल आता है। तो इसमें टीचर ने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित उसने समकोण त्रिभुज बना दिया और तीनों भुजाओं का माप दे दिया है ना। अब बच्चे ये पता कर रहे हैं कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं? कॉन्सेप्ट मैप्स की बात कर रहा है ये। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पद अनुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है ना। अब ये देखिए, इसमें आपका दूसरा वाला सत्य नहीं है कि संकल्पना मानचित्र जो होता है प्रकृति में पद अनुक्रमित है, ऐसा नहीं है, है ना। ये संकल्पना शिक्षक बना सकता है। शिक्षक जो है कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू बच्चों को सिखा सकता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से जस्ट अ मिनट, दिए गए आकारों के दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है ना। देखिए, पहला है आपका, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, पहला ही गलत हो गया। देखिए, ये चारों समांतर चतुर्भुज है। देखिए, पहला रोम्बस है, दूसरा क्या है, स्क्वायर है, तीसरा हमारा रेक्टेंगल आयत है और चौथा भी हमारा रोम्बस है। और आज ही हमने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में पढ़ाया है ना। तो चारों आपके ये समांतर चतुर्भुज है ना। और ये क्या कह रहा है कि नहीं है ना। इसमें ऑप्शन में क्या है कि नहीं है, तो पहला इसमें इसका आंसर क्या होगा, पहला, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो देखो, 11,000 लिखो, 11,000 है ना, 1100 लिखो, 1100, सॉरी 1100 है ना, 1100 फिर 11 लिखो, इनको ऐड करो, है ना। 12111, 121, ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखिए, है ना। ए, यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका बी है ना। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो, 25,000 से स्टार्ट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हर बिंदु आपको मिल रहा है वो कितने कितने के अंतर पर है ना। तो देखो, 25 से 39 तक गया। अगर एक एक हम एक एक हज़ार बढ़ाएं, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31, 32, यहाँ 32 आएगा, है ना। दो दो का अंतर करते हैं तो ये हमारा 27,000 हो जाएगा। यहाँ हमारा 28, 29,000, ए पर हमारा 31,000, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33,000। यहाँ हमारा 35, यहाँ हमारा 37, यहाँ हमारा 39, 39 आ गया ना। तो ए पर हमारा कितना है, 31,000, है ना, 31,000, है ना। अब देखिए, यहाँ पर भी दो दो का अंतर होगा तो यहाँ हमारा बी कितना हो जाएगा, 39 हुआ। यहाँ 41,000, 43,000, 45,000, 47,000, 49,000, 51,000 और यहाँ 53,000, कितना हो जाएगा, 53,000, है ना। तो 53,000 में से आप 31,000 घटा दो, है ना, कितना आ जाएगा आपका, 22,000। कितना आ जाएगा, 22,000। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 22,000। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
कह रहा है कि 3 कंप्लीट 1/4 केजी चीनी, 4 तिया 12 1 13, 13/4 केजी चीनी की बात कर रहा है। कह रहा है इतने किलो चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट, एक पैकेट कितने का होना चाहिए, 1/16, तो कितने पैकेट बनेंगे, 1/16 से डिवाइड कर दो, है ना। 1/16 तो 13/4 पूरे 16/1, 16/1, 4 एक अन्य में 4, 4 चौके 16, 13 चौके 52, 52 पैकेट चीनी बनेगा, है ना। फिर से बता दे रहे हैं, ये देख लीजिए। 4 तिया 12, यहाँ देखिए 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, एक पैकेट चीनी कितने मेजरमेंट का है, 1/16, इसको हल कर लो। 13/4 गुणे 16/1, 4 एक अन्य में 4, 18:40 अपनी यात्रा शुरू किया। 18:40 का मतलब क्या कह रहा है, 12 6 18, 6:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और कह रहा है कि 22:20 समाप्त की। 22 का मतलब 10:20 पे समाप्त कर दी, है ना, 20 मिनट पे समाप्त कर दी। तो कह रहा है कि यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है, तो आप देखिए 6:40 में 7 बजने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट लगेगा। 7 से 3 घंटा 10 हो गया और 10:20 पर 3 घंटा यहाँ, 20 मिनट यहाँ, 20 मिनट यहाँ, कितना हो गया, 3 घंटा 40 मिनट। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 2 प्रकार के बर्तन है, एक बर्तन से 200 ml का है और एक बर्तन 300 ml है। तो कह रहा है कि 200 ml और 300 ml के बर्तनों को द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजकों में से कौन सा सही नहीं है। देखो 4,4 का मतलब 200 ml से 4 बार भरेगा तो 4 दूना 8, 800 ml हो गया, है ना, 800 ml हो गया। और 300 ml से 4 बार भरेगा तो 4 तिया 12, 12 800 कितना हो गया, 2000, 2000, पहला वाला सही है ना। दूसरा देखो 7,2, 200 ml से 7 बार भरेगा, 7 दूना 14 और 300 ml से 2 बार, 3 दूना 6, 14 6 20, ये भी सही है। फिर देखो तीसरा 200 ml से 6 बार, 6 दूना 12 और 300 ml से 3 बार, 3 त्रिका 9, 12 9 21, यही गलत है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन की ये वाला गलत है ना, ये आपका ये ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 7.1 कॉमा 3.85/9.09 का सबसे उत्तम अनुमान क्या है। देखिए 7.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 1 है। तो दशमलव के बाद पहला अंक यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको अंक दशमलव हटा के पहले दशमलव के पहले वाले अंक में एक अंक जोड़ देते हैं और 5 से यदि कम आए तो दशमलव को के बाद हटा देते हैं, जो भी लिखा है, कुछ जोड़ते नहीं, है ना। तो 7.1 5 से कम है तो 7 ही लिखा जाएगा। 3.85, देखिए 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप 0.85 हटा के 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। 9.09, 9 के बाद दशमलव के बाद पहला अंक क्या है, 0 है ना। तो 0 है तो 5 से कम है तो हम इसको खाली 9 ही लिखेंगे, 7 गुणे 4/9, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाइयों को, देखो इसमें कितने सारे वर्ग बने हैं, है ना। कह रहा है कि तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप, ये आपका आयत बना हुआ है, देखिए ये आपका आयत बना हुआ है, इसका परिमाप तो देखो एक परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। परिमाप के बारे में मैंने आपको आज भी पढ़ाया है ना, और पहले भी पढ़ा चुके हैं कि परिमाप क्या होता है, बाउंड्री लाइंस को जोड़ दो, है ना। तो देखो आयत में 2 बार L जुड़ेगा, 2 बार B जुड़ेगा, तो 2 × L + B, आयत का परिमाप 2 × L + B, है ना, 2। तो देखो इसने क्या कहा है, देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ये जो जो ये छोटा स्क्वायर है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा है, वर्ग का क्षेत्रफल 4 इकाई दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल आज ही मैंने आपको पढ़ाया है, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एस स्क्वायर बराबर 4, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 2, मतलब आपका भुजा क्या हो जाएगा इसका, 2, है ना। तो इसका यदि ये 2 है तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2 8, लेंथ कितना हो गया 8, ब्रेथ कितना हो जाएगा आयत का, 2 + 2, ब्रेथ 4। तो परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, है ना, 2 × 8 + 4, 8 4 12, 12 दूना 24, 24 इकाई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट।
देखिए, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 75, 75, 75, 75 और फिर अगला भी 75, ठीक है। हर 5 विषय है, पाँचों में उसने 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका देखिए, माध्य माध्यिका भी मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, जाके चैनल पे आप सभी लोग देख लीजिए। इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं मैं आपको उसमें से 80% प्रश्न आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी कुछ ही क्लासेस चली है, पर कुछ ही क्लासेस में इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आप देख लीजिए, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद गिनते हैं कि डाटा कितना है ना। यदि विषम है तो अलग सूत्र लगेगा, सम है तो अलग सूत्र लगेगा। ये सूत्र भी मैंने बताया और एक ट्रिक भी बताया है कि यदि विषम है तो बीच वाला होगा, है ना। तो देखो, विषम है, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, बीच में क्या फंसा, 75, बीच में 75 आए तो इसकी माध्यिका क्या हो गई, 75, है ना। और यदि सम संख्या होता है तो बीच में 2 आते, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं और आधा कर देते हैं, तो उसकी माध्यिका निकल आती है। ओके, ठीक है। आप जरूर चैनल पे जाके सारे टॉपिक्स देख लीजिए। आपको 80% टॉपिक आपको 1 to 5 लेवल का इसमें क्वेश्चन फंस रहा है ना, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जाए। ये आपको ये चित्र कौन से चित्र को मोड़ के बनाया गया है, ये देखिए आपका ये चित्र। इसको जब आप मोड़ेंगे तो आपका ये ठोस बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रीजनिंग प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या। देखो, लाल भाग कितना है, 1/2। 1/2 कितना है, 40। और ये लाल भाग कितना है, इस पूरे वृत्त का आधा, पूरे सर्किल का आधा। तो पूरे सर्किल के आधे का मान 40 है, तो पूरे का मान कितना होगा, आधे का मान 40 है। आप खुद से सोचो कि आधा यदि 40 है तो पूरा कितना होगा, 80। पूरा कितना हो जाएगा, 80, है ना। तो यदि पूरे वृत्त का मान 80 होगा तो उसने कहा है सफेद भाग का क्या मान होगा। सफेद देखो 1/8 है, पूरा 80 है, 80 का 1/8, 1/8, 8 के निमान 8 10 80, कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य। देखो, ये जो आपका फिगर है इसको आप ऊपर से देखोगे तो 1 2 3 4, ही चारों सतह दिखेगा, ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नांकित में से किसकी लागत अधिक है। देखो, पहला कह रहा है 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, मतलब एक पैकेट का रुपया 250 रुपया, तो 200 पैकेट का कितना दाम। इसी तरह एक पैकेट का लागत यदि 250 रुपया तो 20 दर्जन, 20 दर्जन मतलब 240 पैकेट का दाम। ऑब्वियसली 200 पैकेट का 250 के हिसाब से 240 का, 240 पैकेट का 250 के हिसाब से किसका दाम ज़्यादा होगा, इसी का ना। क्योंकि इसमें पैकेट कितना है, 240, और एक पैकेट का दाम 250। इसमें पैकेट है 200, एक पैकेट का दाम 250, तो आपका सेकंड वाला है ना, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसकी लागत अधिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 डॉट 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 का मतलब फिर +1 - 1 + 1 - 1 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, है ना। का सम संख्यक पदों तक योग है। सम संख्यक पदों तक योग मतलब सम संख्या मतलब दो पद का योग निकाल लीजिए, या फिर 4 पद का योग, या फिर 6 पद का योग, या फिर 10 पद का योग, या फिर 8 पद का योग, मतलब सम संख्यक, है ना। तो ये अनंत तक गया है, अनंत तक गया है, हमको नहीं पता है कि कहाँ तक, लेकिन इतना इसने कहा है कि सम संख्या तक जाएगा। तो आप कोई भी, ये देखिए इसमें भी सम संख्या तक है, 1 2 3 4 5 6, +1 - 1 कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, कितना आएगा, 0। मतलब 2 लोगे तब भी 0 आएगा, 4 लोगे, 4 पद तक लोगे तब भी 0 आएगा, 6 पद तक लोगे तब भी 0, 8 पद तक लोगे तो एक बार फिर लिखोगे +1 - 1 फिर कट जाएगा, 10 पद तो लोगे तो फिर एक बार में लिखोगे फिर कट जाएगा। मतलब आप यदि सम संख्या बार ले रहे हैं तो आपका ये कट के क्या हो जाएगा, शून्य। उत्तर इसका आ जाएगा शून्य। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए।
देखिए, पहला है गणितीय भाषा का विकास बिल्कुल होना चाहिए, बच्चों को गणितीय भाषा समझ में आनी चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता बिल्कुल सटीकता होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए यदि 2 टॉफ़ी उसके पास 2 टॉफ़ी उसके फ्रेंड के पास है तो कुल मिला के 4 टॉफ़ी है ना? ठीक है, तर्क कौशल का विकास ये गलत है देखिए, है ना? छोटे बच्चे तर्क नहीं करते हैं, है ना? इसीलिए तर्क कौशल का विकास अभी उनमें नहीं होना चाहिए, गणितीय अवधारणाओं को समझना ये भी, है ना? तो ये क्या नहीं होना चाहिए? यही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। 56 अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 1 मिनट। कह रहा है प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? देखिए, ओके तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो बच्चों को भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए, है ना? दूसरा क्या करना चाहिए, बच्चों को अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे सबसे पहले कहा जाए ना बच्चों को कहा जाए एक पेंसिल आपके पास है, मैं आपको एक पेंसिल दे दूँ तो आपको आपके पास कितनी पेंसिल हो जाएँगी, है ना? इस तरह बताना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या करना चाहिए हमको, चित्र बना के बताना चाहिए कि एक एप्पल है, एक एप्पल आपको और मिल जाए तो आपके पास कितने एप्पल हो जाएँगे इस तरह। और चौथा आपका क्या होना चाहिए, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए। मैथ्स के जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, है ना? तो आपका पहले चौथा, फिर तीसरा और फिर आपका पहला और फिर आपका दूसरा, है ना? इसमें कौन-सा ऑप्शन है? ये देखिए 4 वाला, है ना? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए एक बच्चे ने नीचे दिए दिखाए अनुसार 2 संख्याएँ घटाई। देखिए 83 में से 27 घटाए तो उसने 64 घटा दिए, है ना? मतलब इसने क्या किया देखो 3 में से 7 नहीं घट रहा था तो उसने अगले से एक नंबर उधार नहीं लिया। इसने क्या किया डायरेक्ट 7 में से 3 घटा दिए, है ना? तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्या की घटाव की प्रक्रिया जानता है। एक गलती से बार-बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में देखिए बच्चों को स्थानीय मान के बारे में नहीं पता था, है ना? बच्चे को यदि स्थानीय मान की बारे में पता होता तो ये क्या करता, यहाँ से 1 लेता और इसमें 13 बना देता, 3 को 13 बना देता और फिर 7 घटाता, है ना? तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना देखो सबसे पहले तो योजना बनाना होता है, सबसे पहला काम यही होता है ना। फिर देखिए शिक्षण के साथ अधिगम के साथ एकीकृत आकलन दूसरा काम ये किया जाता है। प्रगति रिपोर्ट का विकास ये तो सबसे बाद में किया जाता है ना? ये तो सबसे हमारा नहीं प्रगति रिपोर्ट का विकास तो करना ही चाहिए। सबसे बाद में क्या किया जाता है हमारा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रति पुष्टि और रिपोर्टिंग और उसका संचार ये सबसे लास्ट में किया जाता है ना, तो सबसे पहले देखिए योजना बनाना पहले पर ये हो जाएगा, इसके बाद ये दूसरे पर ये हो जाएगा, दूसरा पहला फिर उसके बाद हमारा ये तीसरा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, तीसरा उसके बाद ये हमारा चौथा हो जाएगा, है ना? तो देखिए दूसरा पहला देखिए किसमें है, दूसरा पहला किसमें है देखिए, ये दूसरा ये देखिए ये देखिए दूसरा पहला, है ना? दूसरा पहला, ठीक है? तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू, अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लिखन में क्यों नहीं किया जाता? देखिए रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए ये देखिए ये सही है आपका। रोमन अंक क्या करते हैं? स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, है ना? इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? देखिए बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि विडम्ब सारंश खेलने का ना गलत है, बिल्कुल गलत देखिए। या बच्चों को ना औपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी गहन समझ को गहन बनाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? ऐसा भी नहीं होगा। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है, देखिए ये।
बच्चों को क्या कराती है, आकार का परिचय कराती है। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार के उदाहरणों को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? ये एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चों को आकार का परिचय, देखिए अपने क्लास में बच्चे चौक को देखते हैं तो क्या कहते हैं कि ये सिलेंडर के टाइप का है ना, ब्लैक बोर्ड को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि आयत के टाइप का है, अपने बुक्स को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये क्यूबाइड क्यूबाइड के फॉर्म का है ना? तो इसी तरह अगला देखिए, अगला प्रश्न, आपका प्रश्न ही सारा कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं उनका 80% सिलेबस तो मैंने आपको आप जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए उसी में से आया है ना? तो आप चैनल पे विजिट कर लीजिए, मैंने आपको टॉपिक को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह सारे जूनियर प्राइमरी लेवल के सभी वर्ष के पेपर का आपको उत्तर बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।